नमस्कार दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा का जो हमारा किरण पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट का सेशन चल रहा है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 लेके आए हैं। तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में डैश के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, पीपल का पेड़ के नीचे। अगला प्रश्न है, अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन इसका हो जाएगा आपका शामिल नहीं था। शामिल नहीं था, ऑप्शन नंबर 3 शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो गुरु थे वो थे आपके कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी कौटिल्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पानीपत की लड़ाई किनके सेनाओं के बीच हुई थी? तो दोस्तों पानीपत की जो लड़ाई है, पहली लड़ाई, पानीपत की पहली लड़ाई, ये जो हुआ था आपका, ये हुआ था बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में बहाबी आंदोलन शुरू किया? तो बहाबी आंदोलन शुरू करने का जो श्रेय वो सैयद अहमद को जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्थापना 1897 ईस्वी में 1 मई 1 मई 1897 ईस्वी में किया था। 1 मई 1897 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है 7 नंबर, 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसके नेतृत्व में बनी? तो ये बनी थी दोस्तों, ये बनी थी आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, भारत के किस वायसराय के शासन काल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत हुई? तो ये जो हुआ था लॉर्ड डलहौजी के काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो दोस्तों ये डॉफरिन के समय में इसकी स्थापना हुई थी, लॉर्ड डॉफरिन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो दोस्तों इसमें नौका दौड़ किया जाता है, सर्प नौका दौड़। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डिस्कॉन ऑन इनइक्वालिटी सेकंड डिस्कोर्स किसने लिखा? तो ये जो लिखा गया है ये रूसो के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूसो के द्वारा लिखा गया है। आज का हमारा अगला प्रश्न है 12 नंबर, किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापोर्ट का जन्म हुआ था? नेपोलियन बोनापोर्ट का जन्म कार्सिका द्वीप पर हुआ था, कार्सिका द्वीप। ऑप्शन नंबर 1 कार्सिका द्वीप पर हुआ था। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है? तो जो हमारा 73वां संविधानिक संशोधन अधिनियम है ये इसको संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है 14 नंबर। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ब्लर हो गया है, इसको मैं बोल देता हूँ, आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से आने वाले कुछ प्रवासियों की नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं? तो आर्टिकल 7 में इसके अधिकार दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 7 में इसका अधिकार दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के पालन में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है? तो ये किया गया है आपका 15वां संशोधन अधिनियम के तहत। ऑप्शन नंबर बी 15वां संशोधन अधिनियम। साइक्लोन चक्रवात की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइक्लोस से हुई जिसका शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है सांप के कुंडल। ऑप्शन नंबर ए सांप के कुंडल। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल
बनने के लिए व्यक्ति को न्यूनतम आयु क्या है? तो इसके लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 4। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो अभी जो इसके अध्यक्ष है वो अरुण कुमार मिश्रा है। ऑप्शन नंबर 3, अरुण कुमार मिश्रा। जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है? दोस्तों, इसको मध्य अवधि चुनाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मध्य अवधि चुनाव। अगला प्रश्न है, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि क्यों बेहतर सरकार है? क्योंकि इसका जो है एक अधिक उत्तरदायी है, यह अधिक उत्तरदायी है और यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी सही है और 3 भी सही है। यह अधिक उत्तरदायी है और यह नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो मंडल आयोग के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1 और 2 हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है। इसकी अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की, यह भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो केवल 1 और 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 18 वर्ष निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई? तो दोस्तों, जो 61वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम है इसी के द्वारा इसको कम किया गया और 18 वर्ष कर दिया गया। तो ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर, भारत का निर्वाचन आयोग क्या है? तो ये हो जाएगा आपका एक स्वायत्त निकाय है, बिल्कुल सही है। एक संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है। इसको 25 जनवरी 1950 को स्थापित किया गया था, ये भी सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 24 नंबर, मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? तो दोस्तों, भारतीय संविधान द्वारा 7 मौलिक अधिकार को संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत प्रदान किए गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है 25 नंबर, पृथ्वी का आकार है। तो दोस्तों, जो पृथ्वी का आकार है वो जियोड है, जियोड। ऑप्शन नंबर 4 जियोड, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ स्थित है। तो जो भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी है वह गोवा में स्थित है। तो मार्मा गोवा ऑप्शन नंबर बी, मार्मा गोवा में स्थित है। अगला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी होती है। तो ये जो खगोलीय इकाई है ये पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य भारत का कौन सा शहर डायमंड रेलवे क्रॉसिंग के नाम से मशहूर है? इस स्थान पर दक्षिण उत्तर रेलवे पूर्व पश्चिम रेलवे लाइन से मिलती है। तो ये जो हो जाएगा इसका नागपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका नागपुर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाइपिन द्वीप अरब सागर में भारतीय तट पर स्थित बहुत ही उबड़ खाबड़ वाला और धनी आबादी वाला द्वीप है। निम्न में से कौन सा शहर इसके समीप स्थित है? तो जो कोची शहर है वो इसके केरल के जो कोची शहर है वही इसके समीप स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह सूरत में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4, आपने सुना भी होगा, न्यूज में अक्सर आता है कि सूरत के हीरा व्यापारी, तो इससे भी आप रिलेट कर सकते हैं अगर न्यूज देखते होंगे तो। अगला प्रश्न है, जेलेपला, नाथुला, जोजिला और पटकई निम्नलिखित में से किसके नाम है? तो दोस्तों, ये जो है ना ये दर्रे हैं, दर्रे, ये हिमालय में दर्रे हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सुमेलित है? तो इसमें जो है नोकरेक मेघालय में, नंदा देवी पर्वत है हिमाचल प्रदेश, ये गलत है। मानस गुजरात में, ये भी गलत है। नोकरेक हिमालय जो है ना यही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर 3 नोकरेक जो पर्वत है वो मेघालय में स्थित है। केसर, नीलम, लंगड़ा किस फल की प्रजाति है?
तो दोस्तों ये जो है ना, ये आम की प्रजाति है। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आम की प्रजाति है। भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो भारत के जो 14वें वित्त अध्यक्ष है, वित्त आयोग के जो अध्यक्ष है वो है वाई वी रेड्डी। ऑप्शन नंबर एक, वाई वी रेड्डी। ऑप्शन नंबर एक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष है अभी, वह है माधवी पुरी बुच। ऑप्शन नंबर चार, माधवी पुरी बुच। ऑप्शन नंबर चार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कर में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो दोस्तों जो हमारा बिक्री कर होता है, बिक्री कर, ये और अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जीएसटी कौन प्रत्यक्ष कर है या अप्रत्यक्ष कर है, इसको आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए? तो दोस्तों इसमें जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा रेपो रेट बढ़ाएं, रिवर्स रेपो रेट बढ़ाएं, बैंक दर में वृद्धि करें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह हो जाएगा आपका दो। तीनों ही सही है, तीनों ही सही होगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमएसपी के निर्णय पर सिफारिशें देता है? तो एमएसपी के निर्णय निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमएसपी के निर्णय पर सिफारिशें देता है? तो वो होता है सीएससीपी। ऑप्शन नंबर ए, सीएससीपी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सीएससीपी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सरकार की राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है? तो इसमें से जो आपका आपका होगा कर निर्धारण करना, यह सिर्फ 2 नंबर जो है ना, यही सरकार का, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 2 नंबर जो है आपका कर निर्धारण करना, यह सरकार का राजकोषीय नीति का एक हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जो हमारे जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से ये जो 4 नंबर है ऑप्शन, अधिनियम वर्ष 2025 में लागू किया गया था, यही हमारा गलत ऑप्शन है। क्योंकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ना, ये 2013 में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर 4 इसका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फेयर एक आगामी अंतर्राष्ट्रीय त्वरक सुविधा है जो डार्मस्टैट जर्मनी में है, जिसमें भारत एक संस्थापक सदस्य देश है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा भारतीय संस्थान नोडल संस्थान है? तो इसमें जो है ना, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता जो है ना, इसका एक नोडल संस्थान है, बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42 नंबर, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई भारत निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्तों, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना। और इसको जो शुरू किया गया था भारत निर्माण योजना, यह 16 दिसंबर 2005 में शुरू किया गया था। 16 दिसंबर 2005 में केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है 43 नंबर, 43 नंबर, वित्तीय संस्थान नाबार्ड की स्थापना 1982 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों ये प्रश्न बार बार रिपीट होता है। इसका जो पूर्ण रूप होगा वह होगा आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा के प्रभाव पर विद्युत लेपन की प्रक्रिया आधारित है? तो इसमें हो जाएगा रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन नंबर 1 रासायनिक प्रभाव। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव में दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका दीर्घ दृष्टि दोष, कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तुओं का वह सुस्पष्ट नहीं देख पाता है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को
तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दोनों में से कोई भी सही नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन में उल्टा पूछ दिया है। अगला प्रश्न है 46 नंबर। डैश का नियम कहता है कि एक बंद सतह के माध्यम से एक विद्युत क्षेत्र का शुद्ध प्रवाह संलग्न विद्युत आवेश के लिए अनुपातिक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गाउस के नियम के यह कहता है, ये गाउस का नियम के अकॉर्डिंग होता है। प्रश्न नंबर 46 का ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 47 नंबर। लेंस की शक्ति मापी जाती है, तो दोस्तों इसको डायऑप्टर में मापा जाता है। ऑप्शन नंबर एक, डायऑप्टर में मापा जाता है। अगला प्रश्न है प्रतिरोध सीधे अनुपातिक होता है। तो प्रतिरोध जो होता है वो तार की लंबाई के अनुपाती होता है, तार के लंबाई के अनुपातिक होता है, समानुपाती। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मूल भौतिक राशियों के लिए 7 मूल एसआई इकाई है, उस विकल्प का चयन करें जो एसआई आधार इकाई नहीं है। तो दोस्तों इसमें से जो लीटर है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों 50 नंबर। कुहासा डैश होता है। तो कुहासा जो है ये एक प्रकार का कुलायड होता है। ऑप्शन नंबर 3, यह एक प्रकार का कुलायड होता है। गैस का कौन सा गुण उसे तरल से अलग बनाता है? तो दोस्तों गैस में जो कंप्रेसिबिलिटी होती है ना गैस की, वो अधिक होती है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो इसके जो पहले व्यक्ति थे वो थे लेवेंजियर थे, लेवोजियर। ऑप्शन नंबर 3 एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिजरीन एक प्रकार का डैश है। तो जो एलिजरीन है ये एक प्रकार का रंग है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिजरीन एक प्रकार का रंग है। अगला प्रश्न है 54 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का स्रावर करती है? तो पीयूष ग्रंथि जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, यही इसका वृद्धि हार्मोन का स्रावर करती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। 1985 का वियना सम्मेलन की सुरक्षा के लिए आहूत किया गया। तो ये जो है ओजोन परत के लिए आहूत किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओजोन परत। किस पौधे से लिटमस निकाला जाता है? तो दोस्तों जो लिटमस है किस पौधे से निकाला जाता है? ये हो जाएगा आपका लाइकेन से निकाला जाता है। ऑप्शन नंबर 4 लाइकेन से निकाला जाता है। कौन सा प्रोटोजोन परजीवी मलेरिया का कारण बनता है? तो जो प्लाज्मोडियम है यही परजीवी, प्लाज्मोडियम एक प्रकार का परजीवी है जो मलेरिया का कारण बनता है। ऑप्शन 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम पैंथोटेनिक एसिड है? पैंथोटेनिक एसिड है किस विटामिन का नाम? तो दोस्तों आप लोग नाम से ही पहचान सकते हैं, पेंटो मतलब 5, तो विटामिन B5 का नाम पेंटोथेनिक एसिड है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टमाटर का रंग डैश की उपस्थिति के कारण लाल होता है। तो दोस्तों ये लाइकोपिन की उपस्थिति के कारण टमाटर का रंग लाल होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में धान मेढक की एक नई प्रजाति पाई जाती है? धान मेढक की नई प्रजाति पाई जाती है, तो वो होती है आपकी असम में। असम में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 7 का करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है तो दोस्तों अगला प्रश्न है 300 अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं कि प्रथम दो संख्याओं का गुणनफल 527 है और अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1147 है, तीनों संख्याओं का योग। तो दोस्तों अगर हम पहली दो संख्याओं का ए और बी का गुणनफल 527 है और बी और सी अंतिम दो संख्याओं का गुणनफल 1147 है, तो तीनों का योग संख्या का योग पूछ रहा है। तो अगर हम 527 का अगर गुणनखंड करें तो ये आपका 17 × 31 हो जाएगा
और अगर 1147 का गुणनखंड खंड है तो ये 31 × 37 हो जाएगा। तो इसमें जो कॉमन है ए बराबर हो जाएगा आपका 17, बी बराबर जो कॉमन है वो हो जाएगा 31 और सी बराबर हो जाएगा 37। अब इसको हम लोग ऐड करें, तीनों को ऐड करें तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 85 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है एक्स और वाई की औसत आयु 20 वर्ष है। यदि जेड एक्स की जगह लेता है तो यह औसत 19 हो जाता है और यदि जेड वाई की जगह लेता है तो औसत 21 हो जाता है। तो एक्स वाई और जेड की आयु क्रमशः है। तो दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है 63 नंबर। एक वस्तु का मूल्य 30% घटाने पर इसकी बिक्री 20% बढ़ जाती है। दुकान की राजस्व प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों इसमें दे रखा है 30 अगर माइनस करते हैं तो 20 बढ़ जाता है। तो हो जाएगा 30 × 20/100। 20 से 5 बार कट जाएगा और 5 से ये 6 बार। तो ये हो जाएगा आपका -10 और ये -6 बराबर -16। माइनस चीज कमी को अगर माइनस आ रहा है माइनस आ रहा है आंसर में तो ये कमी को दर्शाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है 64 नंबर। जब एक कलम को 5 रुपए में बेचा जाता है तो 2 रुपए का लाभ होता है। जब उसी कलम को 10 रुपए में बेचा जाए तो कितना लाभ होगा? तो इसका जो होगा दोस्तों अगर हम प्रश्न को ध्यान से पढ़े तो बोल रहा है कि जब एक कलम को 5 रुपए में बेचा जाता है तो 2 रुपए का लाभ होता है। इसका मतलब कि कलम का क्रय मूल्य जो होगा वह 3 रुपए हुआ होगा। 3 रुपए उसका क्रय मूल्य होगा और जब उसी कलम को 10 रुपए में बेचा जाता है तो कितना लाभ होगा? 3 रुपए का खरीदा है 10 रुपए में बेचेगा तो जाहिर सी बात है 7 रुपए का लाभ होगा। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साधारण ब्याज प्रति वर्ष की किस दर पर 1800 रुपए की राशि 10 वर्षों में 2700 रुपए हो जाएगी? तो दोस्तों जिसमें जैसा कि प्रश्न में दिया है कि 1800 रुपए की राशि 2700 रुपए हो जाती है तो इसमें जो आपका ब्याज इसमें मिलेगा 900 रुपए, ब्याज हो जाएगा 900 रुपए। और वैसे ही आप PRT रख देंगे 1800 इंटू आर की वैल्यू दे रखी है, आर आपको निकालना है, टी की वैल्यू 10 दे रखी है और ये 100 हो जाएगा। तो ये 0 से 0 कट जाएगा और आपका हो जाएगा 900 इंटू 18 इंटू 10। 0 से 0 18 5 90, आर की वैल्यू 5% आ जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है ए और बी दो नल है जो किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट तथा 20 मिनट में भरते 10 मिनट 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर सकते हैं। टंकी की पेंदी में रिसाव होने के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। यदि टंकी प्रारंभ में खाली रही हो तो रिसाव के रहते हुए दोनों नल टंकी को कितने समय में भर सकेंगे? तो दोस्तों ये भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है ये भी। मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आ जाएगा 8 मिनट, ऑप्शन नंबर 3। इसको बाकी आप कर सकते हैं। ए बराबर दे रखा है 10, बी बराबर दे रखा है 20 और सी बराबर -40। तो ऐसे आप इसका एलसीएम निकाल के कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दुर्गम शब्द का अर्थ है। तो दुर्गम शब्द का जो सही अर्थ होगा वो होगा जहां जाना कठिन हो। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो कुछ ना जानता हो के लिए एक शब्द होगा, जो कुछ ना जानता हो तो उसके लिए आपका हो जाएगा अज्ञ। अज्ञ, ऑप्शन नंबर 3 अज्ञ। दोस्तों अगला प्रश्न ग्रामर से है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो दोस्तों जो इसमें स्टेटमेंट दे रखा है समवन हैज स्टोलन माय पासपोर्ट, तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह होगा माय पासपोर्ट हैज बीन स्टोलन, ऑप्शन नंबर 4। माय पासपोर्ट हैज बीन स्टोलन। स्पीक आउट द करेक्ट अल्टरनेटिव्स दैट कंप्लीट द सेंटेंस विच इज चेंज इनटू एन इनडायरेक्ट नरेशन। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया है शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू मार्केट, तो इसका जो आपका हो जाएगा 70 का जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इफ आई वॉज गोइंग टू मार्केट, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है?
तो इसमें जो आपका होगा बिहार का क्षेत्रफल इतना है, ये सही है। बिहार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है, ये भी सही है। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 किलोमीटर है। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि बिहार का जो उत्तर से दक्षिण की लंबाई है वो 345 किलोमीटर है, जबकि पूरब से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। तो इसका आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 ही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नागी एवं नकटी वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों ये नागी नकटी वन्य जीव अभयारण्य बिहार के जमुई जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, भागलपुर से वर्धमान के बीच रेलवे निर्माण के कारण किस विद्रोह की शुरुआत हुई? तो ये जो विद्रोह हुआ था वो संथाल विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संथाल विद्रोह। 74 नंबर प्रश्न है, बिहार राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दगमारा निम्नलिखित में से किस नदी में स्थित है? दगमारा, दगमारा ये जो स्थित है ये कोसी नदी पे स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोसी नदी पर स्थित है। पीडीएफ का पूर्ण अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों जो पीडीएफ का पूर्ण रूप होता है वो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ऑप्शन नंबर 3 पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएसटी संख्या में अंकों का एक सेट जीएसटी धारक की नई पहचानों में से एक प्रत्यक्ष प्रतिकृति है। तो ये आपका जो हो जाएगा वो होगा पैन कार्ड नंबर, ऑप्शन नंबर 1 पैन कार्ड नंबर। अगला प्रश्न है 77 नंबर, विजय पांडुरंग भटकर किस रूप में लोकप्रिय हैं? तो ये भारतीय सुपर कंप्यूटरों के जनक है। विजय पांडुरंग भटकर जो है भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि भारत का पहला सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है। अगला प्रश्न है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो जो कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नासा ने किस वर्ष में अपने सबसे प्रसिद्ध टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप को प्रक्षेपण और तैनात किया? तो इसका चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। हबल टेलीस्कोप को इन्होंने 1990 में तैनात किया था, 24 अप्रैल 1990 में तैनात किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन छात्रवृत्ति या अभ्यास के माध्यम से ऊर्जा नीति में विशिष्ट योगदान की मान्यता में प्रतिष्ठित कार्नोट पुरस्कार प्रदान करता है? कार्नोट पुरस्कार प्रदान करता है। तो ये आपका हो जाएगा आपका क्लीमान सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी, ऑप्शन नंबर 4 क्लीमान सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी। अगला प्रश्न है 22 नंबर, 22वें शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने उत्कृष्ट कलात्मक उपलब्धि के लिए पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है वेइल मरंगल, ऑप्शन नंबर 4 वेइल मरंगल। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध किताब किताबुल हिंद डैश द्वारा लिखा गया था? तो किताबुल हिंद जो किताब है ये अरबी द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन नंबर अलबरूनी होगा दोस्तों, इसका अरबी नहीं अलबरूनी द्वारा लिखा गया था। वो फारसी भाषा में लिखा गया था और ये अलबरूनी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे वेन विल मैन टेक अस, वेन विल मैन टेक अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो है अतुल जलान, ऑप्शन नंबर 4 इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसको हिंदी में देखें तो इसका होगा आदमी हमें कहाँ से ले जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्कृष्ट रचना द वेल्थ ऑफ नेशंस डैश द्वारा लिखा गया था? तो ये लिखा गया था दोस्तों एडम स्मिथ के द्वारा, द वेल्थ ऑफ नेशंस एडम स्मिथ के द्वारा लिखा गया था। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 86 नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो 15 मार्च हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो नाटो का मुख्यालय है वो हो जाएगा आपका, नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम में है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है। ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो मुख्यालय है वो वियना है। वियना जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के बर्न में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अप्पू निम्नलिखित में से किस वर्ष एशियाई खेल का शुभंकर था? अप्पू तो ये 1982 में एशियाई खेल का शुभंकर था। अप्पू 1982 में एशियाई खेल का शुभंकर था। अगला प्रश्न है 91 खेल के क्षेत्र में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी डैश के लिए दी जाती है। तो ये जो ट्रॉफी है इसको अंतर अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये प्रश्न रिपीट हुआ है। ये तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ऑप्शन 3 उसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर 1972 में दलित पैंथर्स भारत के किस राज्य में दलित युवाओं का एक उग्रवादी संगठन बना था? तो ये जो बना था ये आपका महाराष्ट्र में एक उग्रवादी संगठन बना था। महाराष्ट्र ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नमामि गंगे किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो नमामि गंगे 2014 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 2014। अगला प्रश्न है किस देश ने दक्षिण चीन सागर में पहले गहरे पानी वाले अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण को मंजूरी दे दी है? तो वो है चीन। चीन ने मंजूरी दे दी है। छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किस टीम ने जीती है? छठी पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2024-25 किस टीम ने जीती है? तो ये जीती है कराची रॉयल बंगाल टाइगर्स। ऑप्शन नंबर ए कराची रॉयल बंगाल टाइगर्स ने। ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार शहरी चुनौती कोष के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है? तो शहरी जो है चुनौती कोष के लिए 1 लाख करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा 1 लाख करोड़ रुपए। भारत में हर साल 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस किस भारतीय नेता की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है सरोजनी नायडू के उपलक्ष्य में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार सेवा क्षेत्र का फाइनेंस ईयर 2025 में कुल जीवीए में योगदान कितना प्रतिशत है? तो इसमें जो कुल योगदान है दोस्तों ये है 55.3%। ऑप्शन नंबर 1 55.3%। आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है राजस्थान विधानसभा ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया। इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही कथन होगा राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों आज का हमारा 100 प्रश्नों का जो सेशन है वो समाप्त होता है। इसमें 100 प्रश्न में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन इसका चला जाए। दोस्तों हम डेली बेसिस पे वीडियो अपलोड करते हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसको पढ़कर इससे आप अपने दरोगा के जो अभी एग्जाम होने वाला है उसमें एक सीट आप कंफर्म कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। कल हम फिर मिलेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।